हेलो A2 स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल सर मुज़म्मिल बिजनेस स्कूल। प्रीवियसली मैंने आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होती है इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो बस उसको थोड़ा सा मैं रिफ़्रेश कर दूं कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता है कि यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी स्ट्रेटजी बट यू आर एनालाइजिंग योर बिजनेस के वेयर यू आर नाउ। आज हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक चॉइस पे बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक चॉइस किसे कहते हैं? अब देखें, आपने अपना स्ट्रेटेजिकली एनालाइज कर लिया अपने बिजनेस को, वेयर यू आर नाउ मींस आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, आपके पास इतनी वेल्थ है कि आप किसी बिज़नेस को टेक ओवर कर सकते हैं। क्या वहाँ का इन्वायरमेंट एक्सटर्नल आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, या आपकी उस इंडस्ट्री में आपके सप्लायर कस्टमर्स, यू हैव यूज लाइक मैनी टूल्स। अब आप स्ट्रेटेजिक चॉइस की उस पर आएंगे साइड पे। स्ट्रेटेजिक चॉइस में क्या होता है कि यू चूज़ योर स्ट्रेटजी व्हाट यू वांट टू डू। अब आपने करना क्या है, इसमें 4 मॉडल्स हैं जो आपको स्ट्रेटेजिक चॉइस में गाइडलाइन देते हैं। फर्स्ट मॉडल इज़ एनसॉफ मैट्रिक्स। एनसॉफ ने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की और उसने बेसिकली अपना एक क्वाड्रेंट बनाया, एक मॉडल बनाया। उस मॉडल में था किया उसने पहले तो 2 आइटम सेलेक्ट किए, मार्केट एंड प्रोडक्ट। उसने कहा कि जो भी स्ट्रेटजी बनती है उसकी स्ट्रेटजी चॉइस में ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिजनेस 2 एरियाज़ पे फोकस करता है, या अपनी स्ट्रेटजी न्यू मार्केट में बनाता है या ओल्ड मार्केट में बनाता है, या प्रोडक्ट वो न्यू मार्केट से लेके जाता है या ओल्ड प्रोडक्ट को लेके जाता है। तो देर आर लाइक 2 डिफरेंट थिंग्स, मार्केट एंड प्रोडक्ट। अब इसमें क्या हुआ, उसने कहा कि मार्केट और प्रोडक्ट ये ओल्ड भी हो सकती है और न्यू भी हो सकती है। सेम लाइक आपकी जो प्रोडक्ट है ये आपकी ओल्ड प्रोडक्ट भी हो सकती है और न्यू प्रोडक्ट भी हो सकती है। मतलब मार्केट में आपके पास 2 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ओल्ड मार्केट और न्यू मार्केट। सेम प्रोडक्ट में भी आपके पास 2 सर्कमस्टांसेस हैं कि ओल्ड प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। देन व्हाट एनसॉफ हैज़ डन, आई एम ड्राइंग ए ग्राफ जैसे एनसॉफ ने बनाया था। उसने क्या किया कि एक साइड पे मार्केट को प्लेस किया और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट को प्लेस किया। फिर उसने क्या किया कि मार्केट की 2 सर्कमस्टांसेस को लिखा, ओल्ड मार्केट एंड न्यू मार्केट। सेम प्रोडक्ट वाली साइड पे भी ओल्ड मार्केट एंड न्यू मार्केट। देन वी डिवाइड दिस 4 एरियाज इनटू डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट्स। अब जो फर्स्ट वन है ओल्ड मार्केट एंड ओल्ड प्रोडक्ट, इस स्ट्रेटजी को हम नेम करते हैं एज पर एनसॉफ मार्केट पेनिट्रेशन। कि ये स्ट्रेटजी उसने कहा कि ये जो स्ट्रेटजी होती है डेट इज़ नोन मार्केट पेनिट्रेशन। यू वांट टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट, आपकी प्रोडक्ट भी ओल्ड है और मार्केट भी ओल्ड है। सेम अनदर स्ट्रेटजी वेयर यू सिलेक्टेड न्यू प्रोडक्ट एंड ओल्ड मार्केट। प्रोडक्ट आपकी नई है, मार्केट ओल्ड है। लाइक दिस स्ट्रेटजी इज़ नोन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कि अब आप कोई नई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, यू हैव न्यू प्रोडक्ट एंड ओल्ड मार्केट। थर्ड स्ट्रेटजी न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट, दैट इज लाइक डाइवर्सिफिकेशन। कि आपकी प्रोडक्ट भी नई है और मार्केट भी नई है। और फोर्थ स्ट्रेटजी इज ओल्ड प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट, दैट इज नोन मार्केट डेवलपमेंट। अब ये बेसिकली एनसॉफ का मॉडल था जो उसने 4 स्ट्रेटजी चॉइसेस के ऊपर डेवलप किया। उसने कहा कि आप 4 स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट पेनिट्रेशन। ये बेसिकली आपकी हाई रिस्क वाली स्ट्रेटजी होती है डाइवर्सिफिकेशन, और जो मार्केट पेनिट्रेशन है ये आपकी लीस्ट रिस्क वाली स्ट्रेटजी होती है। नाउ आई कैन गिव यू मैनी एग्जाम्पल्स। जैसे आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, बीकन हाउस इंटरनेशनल स्कूल है एंड इट इज़ गोइंग टू ओपन अनदर न्यू स्कूल सिस्टम इन पाकिस्तान समवेयर। दिस इज़ लाइक मार्केट पेनिट्रेशन। अब वो सिस्टम भी नया है और सिस्टम भी पुराना है और आपकी मार्केट भी उसकी ओल्ड है। सेम लाइक आप जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरर है, लाइक किया को देख लें, व्हेन किया एंटर्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया और सम अदर कंट्री, तो दिस इज़ लाइक मार्केट डेवलपमेंट कि उनकी प्रोडक्ट ओल्ड है और मार्केट न्यू है। सेम अब जैसे एप्पल वालों ने अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट बनाई है, लाइक रिसेंटली दे हैव मेड एयरपॉड। अब वो उस टाइप के एयरपॉड आपके पहले एप्पल के पास नहीं थे, लेकिन एप्पल ऑलरेडी इस ओल्ड मार्केट में है, तो इट वुड बी लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
और जो डाइवर्सिफिकेशन है ये सबसे ज़्यादा रिस्की स्ट्रेटजी होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है कि आपका बिजनेस भी नहीं है, नो बडी नोज आइदर इट विल रन और नॉट, तो ये आपकी हाईएस्ट रिस्क में आती है। तो दिस इज़ लाइक एनसॉफ मॉडल। ये आपके सामने एक डायग्राम भी बनी हुई है। देयर आर 4 स्ट्रेटजीज वी हैव ऑलरेडी डन। अब इसमें वन बाय वन मैंने थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टेजेस को डिस्कस किया गया है। मार्केट डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, इसमें मीडियम रिस्क होता है। इसमें आप कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं, गूगल वालों ने ये चीज़ बनाई या पेप्सी वालों ने डाइट कोक बनाई लाइक दिस। मार्केट डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि आपकी न्यू मार्केट एंड ओल्ड प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आप न्यू मार्केट में जा रहे हैं, जैसे किया केम इन पाकिस्तान, तो किया मार्केट डेवलपमेंट से आया। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है कि आपकी ओल्ड प्रोडक्ट, ओल्ड मार्केट, मतलब आपकी प्रोडक्ट भी पुरानी है और मार्केट भी आपकी ओल्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब टोयोटा है, टोयोटा अपना नया मॉडल कार का इन करता है, तो डैट वुड बी लाइक मार्केट पेनिट्रेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज़ मोस्ट रिस्की स्ट्रैटेजी, जिसमें आप बिल्कुल ही एक नया प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू बिजनेस के साथ एंटर होते हैं, तो डैट इज़ नॉन डाइवर्सिफिकेशन। अब एनसॉफ मैट्रिक्स जो आपका फर्स्ट स्ट्रेटेजिक चॉइस मॉडल है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिंपल होता है, प्रेजेंट करना इसको इजी है, मार्केट प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को बहुत क्लोजली रिप्रेजेंट करता है, आपके रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करता है। बट देयर आर सम डिसएडवांटेज एज वेल। ये सिर्फ रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करेगा, आपकी मार्केट पोजीशनिंग को कंसिडर करता है। आप जस्ट प्रोडक्ट और मार्केट पे कभी भी इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं ले सकते। एंड सेकंड थिंग इज़ दिस इज़ क्वालिटेटिव मॉडल, जिसकी वजह से आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। सेकंड स्ट्रेटेजिक चॉइस मॉडल, फोर्स फील्ड। इट्स वेरी सिंपल मॉडल। कोर्ट लेविन ने इसको प्रेजेंट किया। उसने कहा कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो देयर आर 2 फोर्सेस दैट विल बी ऑन दैट स्ट्रेटजी। और इसमें क्या होता है कि एक फोर्सेस जो होंगी दैट इज़ कॉल्ड ड्राइविंग फोर्सेस, अदर आर रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस वुड बी इन द फेवर ऑफ दैट स्ट्रेटजी एंड रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस वुड बी अगेंस्ट दैट स्ट्रेटजी। ड्राइविंग फोर्सेस में वो फैक्टर्स आएंगे जो आपकी स्ट्रेटजी की फेवर में होंगे, और रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस में अगेंस्ट दैट स्ट्रेटजी फैक्टर्स। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले उसकी नंबरिंग करते हैं बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस। अगर आप ज़्यादा नंबरिंग जिस फैक्टर की करेंगे वो डेफिनेटली ज़्यादा वेटेज वाला फैक्टर होगा। लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एक स्ट्रेटजी है जो मिड में एक बार में बनी हुई है कि यू वांट टू अपग्रेड योर फैक्ट्री, एंड यू सी द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस जो चेंज अडॉप्ट करना चाह रही हैं, इट्स टोटल नंबर इज़ 10 एंड फोर्सेज अगेंस्ट दैट इज़ 11। तो एज़ पर द फोर्स फील्ड यू विल नॉट डू इट। तो ये आपका फोर्स फील्ड एनालिसिस बहुत सिंपल मॉडल है। अब आपने एग्जाम में ये बनाना नहीं है, आपको ये मॉडल बना होगा, आपने इन फोर्सेस के ऊपर कमेंट करना है कि ये फोर्सेस हैं, इसको हम कैसे स्ट्रेटेजिकल डिसीजन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेम देयर आर फ्यू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल। ये आपको वो फोर्सेस आइडेंटिफाई करता है कि व्हाट फोर्सेस आर इन द फेवर और व्हाट फोर्सेस आर अगेंस्ट दैट स्ट्रेटजी। उस अगेंस्ट दैट फोर्सेस में आप उन स्ट्रेटजी को फेवरेबल वे में कंसिडरेशन में ला सकते हो। यू वुड हैव टाइम टू कन्वर्ट दिस रीस्ट्रेनिंग फोर्सेज इनटू ड्राइविंग फोर्सेज। और ये भी सिंपल मॉडल है, बट इसका डिसएडवांटेज है कि इट इज़ आल्सो क्वालिटेटिव। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये एक्सटर्नल फोर्सेस में चेंज भी हो सकता है। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री इज़ वेरी कॉमन। ये आपका क्वांटिटेटिव मॉडल है। आपको कुछ न्यूमेरिकल डाटा दिया होगा और आपने डिसीजन ट्री बनाना है। कैसे बनाना है, लेट्स सी। डिसीजन ट्री में एक बॉक्स और एक सर्कल, एंड यू कैन सी द लाइन। बॉक्स क्या होता है, बॉक्स आपके मैनेजर को शो करता है कि आपके मैनेजर का ये स्टार्ट डिसीजन पॉइंट है जहाँ से आपके मैनेजर डिसीजन मेकिंग करते हैं। सर्कल रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी आउटकम और लाइन रिप्रेजेंट्स द आउटकम। हाउ यू कैन मेक इट, दिस इज ए डिसीजन ट्री मॉडल। डिसीजन नोड है, आप देखिए उसमें 2 डिसीजन है, डिसीजन 1, डिसीजन 2। और चांस नोड में इवेंट 1, इवेंट 2। इवेंट 2 इज़ लाइक एक्सपेक्टेड आउटकम, इट कुड कम, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है। We see the question, but before that we see the advantages and disadvantages. डिसीजन ट्री आपको क्वांटिटेटिव मॉडल है, लॉजिकल मॉडल है, आपको न्यूमेरिकल डाटा देता है, बट अगेन यू विल से कि डिसीजन टेकिंग बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता, ओनली क्वांटिटेटिव मॉडल है। आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन भी इसमें आ सकती है। तो बस आपने इसके 2-2, 3-3 एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम के डिसीजन ट्री हैज़ बिन डन इन इट। अब आप इसमें अगर देखें तो देर आर 2 स्ट्रेटजीज, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए वर्थ इज 5 मिलियन एंड ऑप्शन बी स्ट्रेटजी कॉस्ट इज 3 मिलियन। अब आप देखो इसको डिसीजन ट्री कैसे बनाओगे। यू सी उसका नेक्स्ट पे सोल्यूशन भी गिवन है।
अब यहाँ आपका दिस इज़ द सर्कल वेयर यू विल स्टार्ट योर स्ट्रेटजी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन सी डू नथिंग, ये मार्क की स्कीम में ऐसे ही उसने ज़ीरो पे बना के लिखा हुआ था, बट यू विल मेनली फोकस ऑन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में अगर आप देखें तो नेक्स्ट कॉलम में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.7. So what will you write? You will write down 0.7 is success rate. So if success is 0.7 and failure would be 0.3, फिर आपने उसी के नीचे 0.3 फेलियर में लिख देना है। और सक्सेस पे आप अगर अगेन थर्ड कॉलम पे जाएं, कितना रेवेन्यू मिलेगा? 12 मिलियन गेन, तो 12 मिलियन यू विल राइट इट। और नेक्स्ट पे अगर आप देखो 0.3 फेलियर है तो उसमें 2 मिलियन का लॉस हो रहा है, तो 2 मिलियन का लॉस आप माइनस में लिख देंगे। सेम यू विल मूव टू द स्ट्रेटजी बी। स्ट्रेटजी बी का जो गेन है 10 मिलियन है, 10 मिलियन लिखेंगे, और फेलियर में -1 मिलियन है तो फेल लिख देंगे। एंड लेटर ऑन यू कैन सी डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उसकी एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यू कैन सी इट कि 12 मिलियन की स्ट्रेटजी है, 0.7 इस प्रोबेबिलिटी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स आप इसको और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको प्लस करेंगे, बट देर इज़ ए लॉस, तो वो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर ओवरऑल स्ट्रेटजी की कॉस्ट उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यू विल कम टू द एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू ऑफ दैट थिंग। लास्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये भी बहुत सिंपल है। व्हेन यू आर गोइंग एनी स्ट्रेटजी यू सी योर इन्वेस्टमेंट आइदर इट शुड डू और नॉट। इसमें आप क्या करते हो? देर आर 3 मेथड्स, पे बैक, ARR एंड NPV। Payback, what will you see in the payback period? Payback period, it will tell you कि how much investment, how much time you will take to recover your investment। इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर आपका कैश कांस्टेंट है, payback period is equal to initial investment divided by annual cash flow। और अगर आपका इनकॉन्स्टेंट कैश है, मींस वेरिएबल कैश है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी कैश प्लस अनरिकवर्ड कॉस्ट। इसको आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यू सी दिस एग्जाम्पल कि एक बिज़नेस है और इसकी अगर आप देखो एक्सपेंडिचर $2 मिलियन है और आपको हर साल 5 मिलियन दे रहा है, तो व्हाट इज़ अ पे बैक पीरियड? सिंपली आप 2 मिलियन को ऊपर रखेंगे, नीचे डिवाइड बाय 5 मिलियन, तो इट्स पे बैक वुड बी 4 ईयर्स। तो ये आपको 4 ईयर्स में रिकवर करता है। सेम नेक्स्ट प्रोजेक्ट को अगर आप देखिए तो आपका प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट है 150,000 और आपको पहले साल 32,000 मिल रहा है, सेकेंड ईयर 32, थर्ड में 32। इसका भी पे बैक पीरियड बहुत सिंपल निकलेगा। बट इफ़ यू सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें देखें आप हाउ डू यू कैलकुलेट पे बैक पीरियड। अब आप देखो कि आपके फर्स्ट ईयर में 1900 की इन्वेस्टमेंट है एंड यू रिकवर 300 इन द ईयर 1 एंड सेम 500 इन ईयर 2 एंड 600 इन ईयर 3। इट मीन्स कि अब आपको टोटल 3 ईयर्स में मिल रहा है 1400 आपको मिल गया 3 ईयर्स में, तो आपका जो 5th ईयर में जाके कवर हो रहा है, मीन्स यू विल राइट डाउन 3 ईयर इज़ कन्फर्म्ड। और जो 4th ईयर है उसके आप मंथ बनाओगे। मंथ कैसे बनाएंगे? जितना आपको चाहिए, जितना आपको 800 रिसीव हो रहा है इनटू 12, तो ये आपका इस तरह पे बैक पीरियड रिकवर्ड हो जाएगा। दिस इज अगेन पास पेपर क्वेश्चन, यू कैन सी दिस। इसमें भी आप देखो पे बैक पीरियड निकालना है आपने। व्हाट इज़ द प्रोसीजर? बहुत सिंपल है। अब आप देखो इसमें इन्वेस्टमेंट कितने की है? 600,000 की इन्वेस्टमेंट है। आपको ये 5 ईयर्स में ये कैश फ्लो मिल रहा है और वो आपसे पूछता है जी पे बैक पीरियड निकालें। अब आप देखो ईयर 1 में कितना मिल रहा है, ईयर 2 में कितना मिल रहा है, ईयर 3 में कितना मिल रहा है, ईयर 4 तक आपको 455 रिकवर हो रहा है। तो ईयर 4 में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना कंप्लीट हो रही है। ईयर 4 में फिर आप मंथ्स बनाओगे, तो इट मीन्स कि इसका जो पे बैक पीरियड है वो 3 ईयर्स एंड 8.7 मंथ्स है। सेकेंड मेथड है ARR। ARR शोज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है उसका ARR निकालते हैं। इसका बहुत सिंपल फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इन सम बुक्स देयर इज एवरेज इन्वेस्टमेंट एज वेल, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2, बट बेटर टू कीप इन्वेस्टमेंट। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट कैश फ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर आप इस एग्जाम्पल पे कंसनट्रेट करें, यू सी दिस इज अ पास पेपर क्वेश्चन। अब आप देखो आपकी वही जो प्रीवियसली इन्वेस्टमेंट है, इसका ARR कितने % है? इट्स ARR इज 13.67%। वी सी, अब आप देखो कि इसके अंदर 600 की आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपको 5 ईयर्स में ये कैश मिल रहा है। इन सबको ऐड कर देंगे, मीन्स 95, 160, 200, 240, 270, आपको टोटल कैश मिल रहा है 5 ईयर्स में 965।
अब आप क्या करोगे, इस कैश में से इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे, 395 इसकी इन्वेस्टमेंट है, और आपका जो प्रॉफिट बच जाएगा डैट वुड बी 395 डिवाइड बाय 5। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, 79 इज़ लाइक योर एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को आप ऊपर रखेंगे, 75 डिवाइड बाय 600 इज़ टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो इट मीन्स कि आपका ARR आता है 13%। लास्ट है एनपीवी। एनपीवी कैसे निकालते हैं? दिस मेथड इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेथड, जिसमें आपके पैसे की वर्थ विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है। अब आप देखो, आपकी 25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और आपको फर्स्ट ईयर में 10 मिल रहा है, सेकंड में फिर 10 मिल रहा है, थर्ड में 12 मिलियन और फोर्थ में 12 मिलियन। अब एक होता है डिस्काउंट फैक्टर। व्हाट इज डिस्काउंट फैक्टर? डिस्काउंट फैक्टर इज लाइक दैट फैक्टर दैट विल शो द डिक्रीज वैल्यू ऑफ योर मनी, कि आपका $1 एक साल के बाद कितने का हो जाएगा। लाइक इफ़ यू सी 0.91, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है एक साल के बाद $1 0.91 पे चला जाएगा। सेकेंड ईयर में कितने पे? 0.83, थर्ड ईयर में 0.75, फोर्थ ईयर 0.68। सो व्हाट विल यू डू, आपने इसको मल्टीप्लाई करते रहना है फोर्थ ईयर को। जितनी भी आपका कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और एट द एंड आपने उसको इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देना है, यू गेट द एनपीवी आंसर। इफ़ यू सी दिस पास पेपर क्वेश्चन, ये आपको फर्दर हेल्प आउट कर देगा। पास पेपर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपकी 0 ईयर में 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और आपको पहले 5 सालों में कैश मिल रहा है 2 मिलियन, 4 मिलियन, 7 मिलियन एंड सेम 10 मिलियन। तो अब आप देखें कि नीचे डिस्काउंट फैक्टर भी गिवन है। डिस्काउंट फैक्टर आपके सामने लिखा हुआ है ईयर 1 में 0.89, 0.8। आपने एनपीवी में हमेशा टेबल बनाना है, ये आपके सामने टेबल बना हुआ है। ईयर का पहले आप एक कॉलम बनाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड कॉलम वुड बी नेट कैश फ्लो, 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और आपको डिफरेंट फोर्थ ईयर में ये पैसा मिल रहा है। डिस्काउंट फैक्टर आप थर्ड में लगाएंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे और एट द एंड आपकी एनपीवी आ जाएगी। और इसका आंसर बन रहा है देखें 7.05, ये इसका आंसर है। सो इसमें 3 मेथड आएंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, पे बैक पीरियड, ARR एंड एनपीवी। ये तो आपके हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, और उसके अलावा क्वालिटेटिव मेथड भी होते हैं इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करने के लिए। मींस आपकी लेजिस्लेशंस वहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपका स्कोप ऑफ मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका एनवायरमेंटल कंसर्न वहाँ पे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ग्रुप्स, दीज आर ऑल क्वालिटेटिव फैक्टर्स। दैट्स इट, दिस इज स्ट्रेटेजिक चॉइस। सो शॉर्टली स्ट्रेटेजिक चॉइस के 4 मॉडल्स होते हैं, एनसॉफ मैट्रिक्स, आपका फोर्स फील्ड एनालिसिस, आपका डिसीजन ट्री एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जो आपका डिसीजन ट्री है और जो आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, दीज आर क्वांटिटेटिव मॉडल जो आपको स्ट्रेटेजिक चॉइस में बताते हैं कि हम ये काम करें या ना करें। और जो फर्स्ट 2 मॉडल्स हैं वो आपके क्वालिटेटिव मॉडल हैं।